जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि 1/3 लगभग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसकी यूजफुलनेस या इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। ये BHU बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल तो है ही, साथ में MA और MBA MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी है। साथ ही साथ 11th 12th इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और UPSC या पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स जो बेसिक इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में 3 पार्ट आता है: कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग कार्डिनल अप्रोच से और आर्डिनल अप्रोच दोनों अप्रोचेस से पढ़ चुके हैं। डिमांड में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन टॉपिक पे लगभग 100 to 150 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में हमने पहले सोचा कि 20 क्वेश्चन, लेकिन 2020 बड़ा खतरनाक चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि 30 क्वेश्चंस पर लेक्चर में लगभग रहेंगे। 30 to 50 क्वेश्चंस पर लेक्चर में हमारे आपको मिलेंगे। पर लेक्चर में इतने क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके बारे में। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होता रहेगा। क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको ध्यान से सुनिए। इससे आसानी से कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं हो सकती, बस आपको लेक्चर को ध्यान से देखना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who defined economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of nation? पहला ऑप्शन है सर जेम्स स्टुअर्ट, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, जेबी से, एल्फ्रेड मार्शल। 4 ऑप्शन। तो आपको बता दें, वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक जो है एडम स्मिथ ने लिखा हुआ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की 1776 में दी गई। एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेस एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ वाला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एल्फ्रेड मार्शल? एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी किताब लिखी? नंबर 1 थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, नंबर 2 टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, नंबर 4 एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी कोई बुक ऑथेंटिक या पॉपुलर राइटर ने नहीं लिखा, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल ने लिखा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक्स इज द स्केर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ स्केर्सिटी। हु गेव दिस डेफिनेशन? नंबर 1 मार्शल, नंबर 2 रॉबिन्स, नंबर 3 जेनकिंस और नंबर 4 कैनन। तो अगर आपको बताएं कि स्केर्सिटी से रिलेटेड मतलब मींस या रिसोर्सेस और उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, इन दोनों से रिलेशनशिप के बारे में जो बताया वो रॉबिन्स ने बताया, इसलिए दूसरा ऑप्शन रॉबिन्स का सही है। मतलब साइंस ऑफ स्केर्सिटी किसने डेफिनेशन दिया? रॉबिन्स ने। आपको बता दें सबसे पहली डेफिनेशन वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने दिया। दूसरी डेफिनेशन चॉइस मेकिंग या मटेरियल वेलबींग अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। स्केर्सिटी की डेफिनेशन रॉबिन्स ने दिया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के राइटर कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल पहले से आपको पता है, लेकिन ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया? मार्शल दिया हुआ है, जेबी से दिया हुआ है, एडम स्मिथ दिया हुआ है, पिगाउ दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जेबी से रूल ऑफ 3 अप्लाइड टू प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ 3 का मतलब क्या। तो रूल ऑफ 3 जो जेबी से ने दिया, उन्होंने कहा कि ट्रेड फ्री होना चाहिए, दूसरा ज्यादा से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात इन्होंने बताया कि जो भी ट्रेडेड हो उस पे कंस्टेंट्स नहीं लगानी चाहिए। मतलब कुल मिला के फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जेबीसी ने। तो फ्री ट्रेड को अगर इन्होंने प्रमोट किया तो उसमें किस टैक्स रेट पे ज्यादा सूट करता है? अगर इसका सही आंसर देखें तो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होगा, लेकिन आंसर यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स दिया हुआ है बुक में।
चेक कर सकते हैं ज्यादातर प्रायोरिटी चांस किसका है, प्रोग्रेसिव टैक्स का सही आंसर। तो सही आंसर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स पे रूल ऑफ 3 लागू होता है, किसका, जेबीसी का दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट, 6th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स टू चैलेंज द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का मतलब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे उनकी थ्योरी को चैलेंज करने वाले सबसे पहले कौन से थे, तो पहला ऑप्शन है जीपी गैबलर, और तीसरा ऑप्शन है सी किंडलेगर, और बी ओलिन, और डी क्या है, मार्शल। तो बी ओलिन जो है इन्होंने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी को चैलेंज किया, इसके अगेंस्ट में अपनी डेफिनेशन या मीनिंग देना शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया आपको वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, ऑथर कौन है। द ऑथर ऑफ बुक द वेल्थ ऑफ नेशन क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर रिकार्डो, तीसरा ऑप्शन जेएस मिल, चौथा ऑप्शन एसी पिगाओ। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ। डिस्प्ले होता रहेगा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद। द स्केर्सिटी डेफिनेशन, स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज की डेफिनेशन। हमने कहा साइंस ऑफ स्केर्सिटी किसने दिया था, रॉबिन्स ने। अब कह रहा है द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड विद ए मार्शल, एल रॉबिन्स, जेएन कीन्स, एसी पिगाओ। तो हमने पहले ही बता रखा हुआ क्या आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर एल रॉबिन्स हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन की अगर 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइन्ड बाय नंबर 1 रैगनर फिस्ट, नंबर 2 मॉरिस डॉब, नंबर 3 मैककॉन, नंबर 4 आर कॉम्फेल। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रैगनर फिस्ट। इस चीज को याद रखिएगा कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को साथ साथ यूज करने वाले पहले इकोनॉमिक्स कौन से थे, रैगनर फिस्ट। 10वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जेएन कीन्स, एफ जॉथिन, कार्लाइल, फिर मिल्टन फ्रीडमैन। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, जेएन कीन्स हो जाएगा। फिर 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। Who gave this definition? हमने कहा स्कैर्सिटी रिसोर्सेज की और उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर या वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप से रिलेटेड डेफिनेशन जो दिया था उन्होंने एल रॉबिन्स ने दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर, पहले 4 ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा जेबी से, चौथा रॉबिन्स। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा रॉबिन्स का। फिर 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, हमने कहा वेलबींग या वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दिया था, मार्शल ने। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, जीवॉन्स, एसी पिगाओ, जेके मेहता और रॉबिन्स। तो इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर को मार्शल के साथ साथ उनके असिस्टेंट मेंबर थे एसी पिगाओ। तो एसी पिगाओ ने वेलफेयर की डेफिनेशन दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Human wants are unlimited while means are satisfying. Means to satisfy them are ample, scarce, adequate, uncertain. तो scarce यानी limited resources हैं, इसलिए B ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not correct in respect of economic laws? Not correct जब भी पूछे क्वेश्चन में तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा इनकरेक्ट है उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है जब भी नॉट करेक्ट की बात करता है। तो पहला यहां बता रहा है इकोनॉमिक्स लॉज आर साइंटिफिक, ये तो करेक्ट है, हमको ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, ये भी सही है, एग्जैक्ट नहीं है, चेंज होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉज जो है ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है और ह्यूमन बिहेवियर वेरिएबल है, इस वजह से हमेशा इकोनॉमिक्स के लॉज क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी बात के बाद तीसरी बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स लॉज आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। यहाँ पे कह रहा है चेंज नहीं होते, जबकि चेंज होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट बता रहा है, इसलिए सी सही हो जाएगा। डी लेकिन पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स लॉज आर हाइपोथेटिकल, ये भी सही है, करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को सही करना था, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स लॉज आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी,
अभी हम जब डिमांड पढ़ रहे थे तो डिमांड में सबसे पहले हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस। तो मोस्ट अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर है डिमांड को, क्या है? प्राइस है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया, प्रोडक्शन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे प्राइस। आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको मस्ती के साथ एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे इंश्योर होती रहेगी, ठीक है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता अपनी प्रिपरेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, एज द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, इज नॉट अफेक्टेड, इंक्रीजेस, रिमेन्स फ्लक्चुएटिंग। हमने कहा डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है? द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स, यहाँ पे जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम, इक्वल। यहाँ पे मैक्सिमम आंसर सही होगा। रिलेशनशिप टीयू एमयू के बीच में ध्यान से सुनिए। जब हमारा टीयू इंक्रीज करेगा एमयू डिक्रीज करेगा, जब हमारा टीयू मैक्सिमम होगा एमयू हमारा जीरो पे होगा, और जब हमारा टीयू डिक्रीज करने लगेगा एमयू हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एमयू हमारा जीरो होगा तो टीयू हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मतलब सी ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर टोटल यूटिलिटी इज 18 क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी इज डैश व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो सेम क्वेश्चन है इससे पहले जैसा। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करने वाला। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ डिमांड। तो सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने आपको बताया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी को रिप्लेस करती है। कहने का मतलब आप एक टर्म आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे कि जब भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसका मतलब कोई भी कंज्यूमर जिस कमोडिटी को कंज्यूम करता रहता है उस कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट छोड़ना चाहता है, सेक्रीफाइस करना चाहता है दूसरे कमोडिटी की और एक यूनिट पाने के लिए। तो स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा यूनिट छोड़ता है, फिर धीरे से धीरे कम होता रहता है, मतलब सेक्रीफाइस स्टार्टिंग में ज्यादा करना चाहता है फर्स्ट कमोडिटी को, फिर उसके बाद उसका कम। तो एमआरएस हमेशा डिक्रीजिंग होता रहता है। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, जहां पे हम लोग देखे थे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम mu ऑफ x अपॉन px इक्वल्स टू mu ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y, जहां पे रेशियो बराबर होगा वहीं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 क्वेश्चन की तरफ। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग only when marginal utility is positive, negative, zero, none of these। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। कब टोटल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज करने लगता है? जब हमारा एमयू निगेटिव हो जाता है तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। 21 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक की डिमांड का मतलब होता है जिसकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शंस क्या क्या बता रहा है? शर्ट, कार, फूड ग्रेन्स, साइकिल। तो यहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड किस कमोडिटी का हो सकता है? फूड ग्रेन्स का। कहने का मतलब फूड ग्रेन्स की डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइस, इनकम या उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, क्योंकि खाना यानी रोटी, चावल, दाल आप उतना ही खाएंगे जितना आप पहले खाते रहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑन सब्सिक्वेंट कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट द यूटिलिटी, जब आप एक्स्ट्रा यानी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हिज एडिशनल सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए रिड्यूसेस, बी इंक्रीजेस है, रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रिड्यूसेस। 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है मिनिमम, बी ऑप्शन है मैक्सिमम, सी ऑप्शन है जीरो और डी ऑप्शन है नॉर्मल। 24 क्वेश्चन। हु नेम्ड कंज्यूमर सरप्लस एज बायर सरप्लस।
यहाँ पे कह रहा है हु नेम्ड कंज्यूमर सरप्लस एज बायर सरप्लस, किसने कंज्यूमर सरप्लस को बायर सरप्लस की तरफ ये कहा। पहला है रॉबर्टसन, दूसरा है बॉल्डिंग, कैनन, फिर चैम्बरलिन। तो यहाँ पे चैम्बरलिन ने नहीं कहा, कैनन ने नहीं कहा, बॉल्डिंग ने कहा था कि कंज्यूमर का सरप्लस जो है बायर्स के सरप्लस की तरह देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड मतलब कि जब दो कमोडिटीज को एक साथ कंज्यूम किया जाए। तो पहला ऑप्शन है पेन एंड इंक, दूसरा ऑप्शन है न्यूज़पेपर एंड जर्नल, तीसरा ऑप्शन है घी एंड ऑयल और चौथा ऑप्शन है बस एंड ट्रेन। तो यहाँ पे बाकी सभी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे के स्थान पे यूज किए जा सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन पेन एंड इंक जिसमें साथ साथ यूज किया तो ज्वाइंट डिमांड का सही आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When increase in the price of tea and decrease in the price of coffee, तो क्या होगा? Tea will be purchased more, B option coffee will be purchased more, C option more tea less coffee will be purchased, less tea and more coffee will be purchased। तो बताइए जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा उसको कम परचेज किया जाएगा और जिस चीज का प्राइस घटेगा उसको ज्यादा परचेज किया जाएगा। तो डी ऑप्शन से लेस टी एंड मोर कॉफी विल बी परचेज। 27 क्वेश्चन। इकोनॉमिक लॉज आर एसेंशियली हाइपोथेटिकल, हु गिव दिस स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है सेलिगमैन, दूसरा है मार्शल, तीसरा है बॉल्डिंग, चौथा है एडम स्मिथ। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सेलिगमैन। फिर 28 क्वेश्चन। इन डिफरेंस कर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, कॉन्केव टू द ऑरिजिन होता है, पैरेलल टू ऑरिजिन होता है और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए हमारा कॉन्वेक्स होता है इंडिफरेंस कर। 29 क्वेश्चन। हु गिव द कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट। हमने कहा कंज्यूमर सरप्लस को बायर सरप्लस किसने बताया? बॉल्डिंग ने। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में हु इंट्रोड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन बता रहा है टॉसिंग, दूसरा स्टिगलर, तीसरा डुपिट, चौथा बेनहम, लेकिन तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा डुपिट यहाँ पे। फिर 30th क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला चेंज ऑफ इनकम अपॉन प्रीवियस इनकम, दूसरा ऑप्शन चेंज इन डिमांड अपॉन प्रीवियस डिमांड, तीसरा ऑप्शन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे 30 क्वेश्चन से आपको और भी कई सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, क्योंकि जो ऑप्शन गलत है उसको भी हमने डिस्कस किया क्यों गलत है। तो अगर आपके ये लेक्चर आपकी नॉलेज में एडवांसमेंट या एडिशन लाते हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डाउट हो तो कमेंट करें। साथ ही साथ हमारा पीडीएफ आप लेना चाहते हैं बुक का तो लिंक में वो अवेलेबल है। इससे पहले के वीडियोस के लिंक भी यहाँ इस लेक्चर के लिंक वीडियो में, इस वीडियो के लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले के जो इकोनॉमिक्स के वीडियोस हैं। थैंक यू। आप कनेक्टेड रहे, अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर करते रहे। थैंक यू सृजन द क्रिएशन।